सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज का विषय है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विषय है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। चलिए, ब्राह्मी लिपि उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत है। एक है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो आप विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो ब्राह्मी की जो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत है, इसके भी दो मत है। एक यूनानी लिपि से उत्पत्ति मानते हैं और कुछ एक लोग सेमेटिक लिपि से उत्पत्ति, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई है ऐसा मानते हैं। चलिए, सबसे पहले यूनानी लिपि से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानने वाले पाश्चात्य विद्वान कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। एक तो है अल्फ्रेड मूलर, ठीक है ना, जो इस सिद्धांत के पोषक है। और इसके अलावा विल्सन भी मानते हैं, प्रिंसेप भी मानते हैं, अल्फ्रेड मूलर तो है ही है, सेनार्ट। तो 1 2 3 4, तो कुल मिला के चार पाश्चात्य विद्वान ऐसे हैं जो यूनानी लिपि से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानते हैं। चारों का नाम क्या है? अल्फ्रेड मूलर, विल्सन, प्रिंसेप और सेनार्ट। अब आगे चलते हैं। आगे जो है सेमेटिक लिपि है। आगे क्या है कि सेमेटिक लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानने वाले कौन कौन से हैं। तो इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है? सर विलियम जोन्स, ठीक है ना। और इस मत के और दूसरे लोग हैं ब्यूलर, विलियम जोन्स तो है ही है, वेबर और टेलर। इसमें भी 4 लोग हैं, ठीक है ना, इसमें भी 4 विद्वान हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी 4 विद्वान इस लिपि के समर्थक है, मतलब सेमेटिक से ब्राह्मी की उत्पत्ति के समर्थक है। साथ ही साथ और एक जुड़ जाते हैं जो है डेविड डिरिंजर। इन्होंने द अल्फाबेट नामक पुस्तक लिखे हैं, इम्पोर्टेंट। और इन्होंने भी बूलर का समर्थन किया, मतलब है कि एक जन और जुड़ गए यहाँ पे। तो मतलब कुल मिला के 5 लोग ऐसे हैं, 5 विद्वान जो सेमेटिक से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सिंधु घाटी की लिपि को चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, ठीक है ना। आगे आप टेबल के थ्रू देख सकते हैं ब्राह्मी की उत्पत्ति। इसमें 2 मत, यूनानी लिपि और सेमेटिक लिपि। और यूनानी लिपि के इसमें 4 विद्वान हैं जो इसको मानते हैं, ठीक है ना। जेम्स प्रिंसेप, सेनार्ट और अल्फ्रेड मूलर, और साथ ही साथ विल्सन एक थे, ठीक है ना। इसमें मैक्स मूलर भी आ गया है वैसे, मतलब इसमें भी 5 विद्वान हो गए। और इसके भी 5 विद्वान है, 4 + 1, ठीक है ना, 5 विद्वान। और सेमेटिक लिपि से जो उत्पत्ति है, इसके अंतर्गत भी 3 भेद आ जाते हैं। 3 भेद क्या है? सबसे पहले उत्तरी सेमेटिक से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानने वाले कौन कौन है, दक्षिणी सेमेटिक से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानने वाले कौन कौन से हैं, और फिनिशियन या पेनी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानने वाले कौन है। तो उत्तरी सेमेटिक से ब्यूलर, डेविड और डिरिंजर, ये 3 लोग हैं जो उत्तरी सेमेटिक से मानते हैं। दक्षिणी सेमेटिक भी 3 लोग, टेलर, डीके और केनन, ठीक है ना। और इनको आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। फिर फिनिशियन या पेनी, इससे ब्राह्मी की उत्पत्ति मानने वाले वेबर, बेनफे, जॉनसन और बर्नेल, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। लेड गम ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हड़प्पा लिपि से मानते हैं। अब हड़प्पा लिपि से मानने वाले एक ही विद्वान है, वो है लेड गम। आगे हम भारतीय स्रोत, मतलब भारतीय सिद्धांत है ब्राह्मी लिपि के, लिपि उत्पत्ति के भारतीय सिद्धांत को पढ़ेंगे। ब्राह्मी की उत्पत्ति के विदेशी सिद्धांत हम पढ़ लिए। भारतीय सिद्धांत में इसके दो भेद है। एक तो द्राविड़ मूल, मतलब द्राविड़ से ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई ऐसा मानने वाले, और आर्य मूल, या कह सकते हैं कि वैदिक आर्यों से ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई है ऐसा मानने वाले। तो दक्षिण मूल या द्राविड़ से उत्पत्ति को मानने वाले लेसन, एडवर्ड थॉमसन है, और आर्य मूल कनिंगम, डॉटसन और बाकी सारे भारतीय जो इतिहासकार है, राजवली, गौरीशंकर, काशी प्रसाद जायसवाल, ठीक है ना। और डॉक्टर ब्यूलर ब्राह्मी को पिटक शीर्षक लिपि मानते हैं, ठीक है ना। पिटक शीर्षक लिपि मतलब ब्राह्मी लिपि, और ये मानने वाले डॉक्टर ब्यूलर है। आगे है चीनी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति। तो फ्रेंच विद्वान कुपेरी जो चीनी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैं, है ना। चीनी चित्रलिपि है और ब्राह्मी ध्वनि लिपि है। इनको बस नाम आपको ध्यान रखना है, सारे विद्वानों के नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी भी पूछ सकते हैं
कि चीनी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानने वाले कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कुपेरी है। अब आगे चलते हैं। आगे है ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित लिपियां। अब ब्राह्मी की उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली, दो प्रकार की शैली है, एक तो उत्तरी एक है दक्षिणी। तो अब उत्तरी शैली से कुछ लिपियां विकसित हुई थी और दक्षिणी शैली से भी कुछ लिपियां विकसित हुई थी। तो उत्तरी शैली से 5 लिपियों का विकास हुआ था। 5 लिपि कौन कौन से? एक है गुप्त लिपि, और इसका प्रचार चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इसके जो मुख्य अभिलेख है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति, बिलसत और इंदौर। तो 3 नाम आपको ध्यान रखना है कि ये गुप्त लिपि से संबंध रखते हैं। फिर आगे आता है कुटिल लिपि। कुटिल मतलब टेढ़ी, कुटिल मतलब टेढ़ी होना, ऐसे करके, है ना। और इसलिए इसको कुटिल लिपि कहते हैं। और इससे 2 नागरी और शारदा लिपियों का विकास हुआ था। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि नागरी और शारदा लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था, तो आपको बताना है कुटिल लिपि से हुआ था। उसके बाद है प्राचीन नागरी लिपि। तो ये मूलतः उत्तरी लिपि है ना। इसके प्राचीन अभिलेख 8वीं शताब्दी ईस्वी से प्रारंभ होकर 16वीं शताब्दी तक मिलते हैं। और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि लिपियां विकसित हुई थी, है ना। इसी से प्राचीन नागरी लिपि से ये सारे राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्री ये सब लिपियां विकसित हुई थी। दक्षिण में इसको नंदी नागरी कहते हैं। तो दक्षिण में प्राचीन नागरी को क्या कहते हैं? नंदी नागरी। आगे है शारदा लिपि। शारदा लिपि ये भी 8वीं शताब्दी तक वहाँ कुटिल लिपि थी, है ना। और शारदा का सबसे प्राचीन लेख 10वीं शताब्दी ईस्वी में प्राप्त होते हैं। और वर्तमान समय में कश्मीरी, टाकरी, गुरुमुखी, डोगरी आदि लिपियां इसी से निकली है। तो कश्मीरी, टोकरी, गुरुमुखी ये सारी लिपियां जो है शारदा से है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं बांग्ला लिपि, जो 5वीं लिपि है। और इससे ये 10वीं शताब्दी ईस्वी में नागरी से उत्पत्ति इस लिपि की हुई थी। और इसी से नेपाली, वर्तमान बांग्ला, मैथिली, उड़िया लिपियां निकली है, ठीक है ना। ये जो है 5 लिपि जो है हम पढ़ लिए उत्तरी शैली से विकसित लिपियां। अब जो है दक्षिणी शैली से विकसित लिपियों को पढ़ने वाले हैं। इससे दक्षिणी शैली से 6 लिपियां विकसित हुई थी। उसमें से सबसे पहला है पश्चिमी लिपि, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी से 9वीं शताब्दी तक मिलते हैं। और आगे है मध्य प्रदेशी लिपि। नाम से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के आसपास जो है लिपियां प्राप्त होती है। देखो बुंदेलखंड में 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मिलते हैं। हैदराबाद के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में ये सारी लिपियां प्राप्त होती है। फिर आगे है तेलुगु कन्नड़ लिपि। तेलुगु कन्नड़ लिपि से ही स्पष्ट हो गया कि तेलुगु और कन्नड़ लिपियां निकली हैं यहाँ से। और 5वीं से 14वीं शताब्दी तक प्राप्त होते हैं। और किस किस प्रांत में? तो आंध्रा, माद्रास, है ना, मैसूर, जो साउथ के हैं सारे। फिर है ग्रंथ लिपि। ये लिपि माद्रास में प्रचलित रही है, याद रखिएगा इसको, क्योंकि ग्रंथ लिपि माद्रास में ही प्रचलित हुई है, केवल और केवल माद्रास में। और इसी से मलयालम और तेलुगु लिपियां विकसित हुई है ना। और 7वीं शताब्दी ईस्वी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक इसके रूपांतर हुए हैं। संस्कृत के ग्रंथों को लिखने के लिए इस लिपि का प्रयोग होता था, इसलिए इसका नाम ग्रंथ पड़ा। तो ग्रंथ क्यों पड़ा? क्योंकि संस्कृत के ग्रंथों को लिखने के लिए इस लिपि का प्रयोग करते थे प्राचीन काल के विद्वान, इसलिए इस लिपि का नाम पड़ गया ग्रंथ लिपि। फिर है 5वीं लिपि कलिंग लिपि। और कलिंग के आसपास 7वीं से 11वीं शताब्दी तक इसका प्रचार रहा है। फिर है लास्ट में तमिल लिपि, जो दक्षिणी ब्राह्मी से निकली है। वर्तमान में तमिल लिपि का विकास हुआ है ना। तो इस प्रकार से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, उसका स्वरूप का वर्णन हो जाता है। आगे हम खरुष्टी लिपि के कुछ इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ लेते हैं। अशोक के खरुष्टी अभिलेख शाहबाजगरी, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, मानसेहरा जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में है, इसमें प्राप्त होते हैं। इन दोनों शिलालेखों में जो है खरुष्टी लिपि का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना।
फिर आगे चलते हैं। खरष्ट की उत्पत्ति के बारे में कुछ मुख्य बातें पढ़ लेते हैं। यह आम्ययिक लिपि से निकली है। यह भारतीय लिपि है। प्रोफेसर ब्यूलर का मत अधिक प्रामाणिक माना जाता है। प्रोफेसर ब्यूलर मानते हैं कि खरष्ट लिपि जो है भारतीय लिपि है, ठीक है ना। और खरष्ट लिपि आर्मेयिक लिपि के तुल्य दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो आर्मेयिक लिपि के तुल्य खरष्ट लिपि कैसे, दाएं से बाएं इस तरफ ऐसे करके लिखे जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे करके। तक्षशिला में आर्मेयिक लिपि के शिलालेख प्राप्त होते हैं। फिर कुछ खरुष्टी की विशेषताएं हैं, जैसे ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, बिल्कुल सही। और इसमें जो है 37 वर्ण है, 5 स्वर और 32 व्यंजन। आपको अब भी बताना है कि ब्राह्मी लिपि में कितने वर्ण हैं। तो खरुष्टी में 37 है, ब्राह्मी में कितने वर्ण हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो इससे इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग कितना, मतलब कितना ध्यान है आपको, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आर्मेनिक लिपि में केवल 22 अक्षर है। उसके बाद देवनागरी की लिपि के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राचीन अभिलेखों की लिखावट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भीमदेव प्रथम का जो अभिलेख है मिलता है, जो देवनागरी लिपि का प्रथम अभिलेख माना जाता है, जो 1026 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। फिर भीमदेव द्वितीय 1200 ईस्वी में, उदय वर्मन जो 1200 ईस्वी के अभिलेख है, उसमें वर्तमान हिंदी के बहुत समीप समीप वो लिपि थी, जो देवनागरी लिपि, ठीक है ना। चलिए, आगे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम पढ़ लेते हैं कि भारत में प्राचीन काल की प्रमुख लिपियां कौन कौन से। अभी हम पढ़े, ब्राह्मी लिपि बोलो, खरुष्ट लिपि या सिंधु घाटी की लिपि, और एक हम देवनागरी लिपि भी कह सकते हैं। चीनी विश्वकोशकार फावान शुलिन 3 लिपियों का उल्लेख करते हैं, कौन कौन से, ब्राह्मी, कईयलु और तनसकी। तीनों नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राह्मी तो बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी नाम आज तक पूछा नहीं है, तो अचानक से पूछ लेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये तीनों नाम। फिर विद्वानों के अनुसार विदेशी लिपि खरोष्टी है, लेकिन जो प्रोफेसर ब्यूलर है, ब्यूलर क्या मानते हैं कि खरोष्टी भी भारतीय ही लिपि है। और संदेव लिपि का ज्ञान कहाँ से होता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के पश्चात होते हैं। जैन परंपरा के अनुसार भगवान ऋषभनाथ की पुत्री बम्पी, और उसी को आधार बनाकर ऋषभनाथ ने ब्राह्मी लिपि को प्रतिपादित किया। ब्राह्मी लिपि के उद्वाचन में सर्वप्रथम सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिंसेप ने, कब, 1837 में। और लेकिन ब्राह्मी लिपि के उद्वाचन में प्रथम प्रयास किया था, याद रखिएगा, प्रथम प्रयास किया था बिलफोर्ड ने, लेकिन सर्वप्रथम सफलता मिली थी जेम्स प्रिंसेप को, ठीक है ना। फिर मौर्य काल में राजकीय आदेश खोदे गए थे तांबे पर, और लेखन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी दानपत्र। दानपत्र सबसे ज़्यादा लेखन कला के लिए प्रयोग होता था। आप जो है अभिलेख का सामान्य परिचय तो इकाई 10 में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभिलेख जो है, अभिलेख के 10 प्रकार है, जो ये प्रकार है आप देख सकते हैं यहाँ तक। तो आज की कक्षा यहीं तक है, इसके आगे हम जो है इकाई 10 को पढ़ने वाले हैं। और चलिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।